हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 19 और 20 सितंबर के डेली जीएस कैप्सूल में आपका स्वागत है। अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस डेली इनिशिएटिव को वापस से शुरू कर दिया है। हाउएवर, इसमें कुछ चेंजेस हैं। इस वीडियो में रोज हम आपको 5 टॉपिक से अवगत कराएंगे और आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप किस टॉपिक पे डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं एंड वी विल डिलीवर यू द सेम ऑन योर डिमांड। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो 19 सितंबर की हिस्ट्री में सबसे पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे और अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पंडित वीएन भातखंडे के बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्री में इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कल्चर में हम विश्वकर्मा पूजा के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड से जुड़े हुए चाइना और नेपाल के बॉर्डर, जबकि एनवायरनमेंट में हमारा एम्फेसिस रहेगा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क पे और सरोद पोर्ट्स के बारे में हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। एंड लास्टली साइंस में हम हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कराची। इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को दोनों देशों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी और इस ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्टर्न रिवर्स थी यानी कि व्यास, रावी और सतलज, इसके पानी का कंट्रोल भारत के पास था, जबकि जो इंडस की वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज थी इंक्लूडिंग मेन इंडस रिवर, चिनाब और झेलम, इसके पानी का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब हाल के कुछ सालों में प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी कई बार न्यूज में आती है और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भारत के पास ही एक अपर हैंड है क्योंकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज भारत से होते हुए ही पाकिस्तान में एंटर करती हैं। बात करें पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की तो इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में काफी ज्यादा योगदान दिया था। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक में 3 एलिमेंट्स होते हैं, सुर, राग और ताल। हाउएवर, भातखंडे जी के समय राग्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था और सिर्फ 3 क्लासेस थे, राग, रागनी और पुत्र। इन्होंने इस सिस्टम को रिक्लासिफाई कर दिया और प्रेजेंट में थाट सिस्टम यूज होता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स। कुल मिलाके इनको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को काफी इजी बना दिया था। 1926 में राय उमानाथ वली ने लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी और इस कॉलेज के लिए जो कोर्स मटेरियल था वो भातखंडे जी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। आज के समय में इसी को हम भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं और ये आपके यूपीपीसीएस प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 20 सितंबर की बात करें तो 1388 में आज ही के दिन फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। ही वॉज वन ऑफ द रेडिकल इस्लामिक रूलर्स ऑफ दिल्ली क्योंकि अपने कार्यकाल में इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में शरिया लॉ को इम्पोज कर दिया था और साथ ही साथ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया टैक्स भी लगा दिया था। आर्कियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने फिरोज शाह पैलेस बनवाया था इन 1354 जो कि हिसार हरियाणा में है। साथ ही साथ यमुना कैनाल का भी रेनोवेशन कराया था फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल्चरल डोमिनेंस के लिए हिस्टोरिकली लोगों ने 2 चीजें करी हैं। पहला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना और दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को या तो डिस्ट्रॉय कर देना और या फिर उसकी ऑथरशिप को चुरा लेना। इसका एग्जाम्पल हमको लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से लेकर आईएसआईएस ने जो मौसूल में वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था वहां तक दिखाई देता है। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को तो काफी लोग टारगेट करते हैं बट इंटेलेक्चुअली साउंड एक्सट्रीमिस्ट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं एंड फिरोज शाह तुगलक वाज वन ऑफ देम क्योंकि ही हैड अ पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ हिज ओन और साथ ही साथ इनके कार्यकाल में काफी सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन और अरबिक में ट्रांसलेट किए गए थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत की नॉलेज एक्सपोर्ट हो गई और सिर्फ कुछ ही अरबिक राइटर्स ने अपने एकेडमिक वर्क्स में इंडियन राइटर्स को साइट किया है। हाउएवर,
It resulted in travel of knowledge from India to Arab and then from Byzantine Empire to Europe. इसके अलावा 1857 की बात करें तो 20 सितंबर तक ब्रिटिशर्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ विल्सन दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था। अब देखिए 18 सितंबर को जो मेन एरियाज थे, फॉर एग्जाम्पल बहादुर शाह जफर का अबैंडन्ड पैलेस, जामा मस्जिद और पैलेस से जुड़ी हुई सीलमगढ़ फोर्ट, और इसी वजह से ज्यादातर रेबल्स दिल्ली छोड़ के चले गए थे क्योंकि दिल्ली को कैप्चर करने की प्रोसेस में ब्रिटिश ट्रूप्स ने ज्यादातर गेट्स को सील कर दिया था। 20 तारीख तक पूरी की पूरी दिल्ली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। हाउएवर इट वाज फाइनली अनाउंस्ड ऑन 21 सितंबर। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 1857 में दिल्ली वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉटस्पॉट्स ऑफ म्यूटिनी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही बड़े लेवल पे और हीनियस तरीके से रिलीजियस बेसिस पर राइट्स हुए थे, जिसमें यूरोपियंस और क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया था बाई द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली। और इसी वजह से ब्रिटिश ट्रूप्स ने भी काफी बार्बरिक अप्रोच अपनाया वाइल रिकैप्चरिंग दिल्ली। और इन सब चीजों का पता हमको ब्रिटिश रिकॉर्ड से भी मिलता है और साथ ही साथ सावरकर की 1857 की बुक में भी मिलता है, जिसमें ही डिक्लेयर्ड दैट 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स ने कलेक्टिवली यूरोपियंस और क्रिश्चियंस को टारगेट किया था और यही कारण था कि सावरकर की बुक बैन कर दी गई थी। अब 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजा पूरे देश भर में मनाई गई थी। ये हिंदू कैलेंडर के भद्रा मास के अंत में होती है। ऋग्वेद के हिसाब से विश्वकर्मा देवताओं के कारपेंटर थे। ये फेस्टिवल मेनली फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज और शॉप्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं और इस दिन जो भी वर्कर्स हैं वो सेफ वर्किंग कंडीशंस और बेटर फ्यूचर की कामना करते हैं। और साथ ही साथ इस दिन जो वेरियस मशीनरीज होती हैं उनकी भी पूजा की जाती है फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग। इस साल विश्वकर्मा दिवस सेलिब्रेशंस में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड का दूसरा संस्करण इनॉग्रेट किया। अब ये जो अवार्ड है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं और ये AICTE ने 2019 में शुरू किया था। इस साल विश्वकर्मा दिवस की थीम थी इंडिया फाइट्स कोरोना। हाल के दिनों में भारत और चाइना के बीच में काफी स्कर्मिशेस हुए हैं ओवर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब जब हम चाइना और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो जनरली हम नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के रीजन की बात करते हैं। हाउएवर उत्तराखंड बॉर्डर भी हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि जो हमारी आर्मी है और एयरफोर्स है दोनों लोगों को ही सुविधा हो। यहाँ पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो डिफेंस है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, बट यहाँ पर उत्तराखंड सरकार क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है? तो देखिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है ये मेनली पब्लिक यूज के लिए किया जा रहा है। हाउएवर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे डिफेंस लॉजिस्टिक्स को भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि देखिए रोड्स बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि आर्मी के लिए इजी होगा बॉर्डरिंग एरियाज तक पहुंचना। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इतना कर रही है कि मेजर सिटीज यानी कि देहरादून और नैनीताल की बजाय जो बॉर्डरिंग एरियाज है उन पे एक्सपेंडिचर कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ 350 किलोमीटर का बॉर्डर है उत्तराखंड में, जबकि नेपाल के साथ 275 किलोमीटर का बॉर्डर है। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिटेल्स को आप जरूर याद रखिएगा कि चमोली और उत्तरकाशी ये चाइना से लगा हुआ है, जबकि उधम सिंह नगर और चंपावत ये नेपाल से लगा हुआ है। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइना और नेपाल दोनों के ही बॉर्डर से लगा हुआ है और इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा सेंसिटिव है इन रिगार्ड्स टू स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस। बात करें एनवायरनमेंट की तो हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इन्होंने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया था एट अ वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है।
अब देखिए मेनली इस इनिशिएटिव को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे सिटीज हमारी ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं, और सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब आपको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको ज्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए होंगी फॉर सस्टेनिंग दी पॉपुलेशन। और यहीं पर स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क आता है, जिसके अंतर्गत एक क्लियर रोड मैप ड्राफ्ट किया जाएगा ताकि जो सिटीज हैं वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बैट कर सकें। कुल मिलाके अर्बन प्लानिंग ऐसी करनी होगी जो कि क्लाइमेट सेंसिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले से ही रोड्स को इतना चौड़ा बनाना कि आप उसके बीच में पेड़ पौधे लगा सकें। इसके अलावा जो सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है वहां पर ये भी इंश्योर करेंगे कि कंजस्टेड कॉलोनीज ना बने। बात करें सरोद पोर्ट्स की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरोद पोर्ट्स एक्चुअली में कोई पोर्ट नहीं है, बल्कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स डैश पोर्ट्स। अब देखिए ये संस्था है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है, और इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब कि दो लोगों के बीच में जो विवाद हो जाता है उसको रिजॉल्व करना या फिर उसका सोल्यूशन निकालना। इसके अलावा जो प्रेजेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है हमारे वेरियस पोर्ट्स में, उसको भी एनरिच करने का ऑब्जेक्टिव है, और इस काम के लिए यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स और आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरोद पोर्ट्स असिस्ट करेंगे इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन मैरिटाइम सेक्टर, यानी कि पोर्ट्स, शिपिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स एटसेट्रा। इन लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सरोद पोर्ट्स के असिस्टेंस से सेटल किए जाएंगे। और देखिए इसमें हर तरीके के पोर्ट्स आएंगे, मेजर पोर्ट्स, नॉन मेजर पोर्ट्स, यहाँ तक कि प्राइवेट पोर्ट्स भी। अब हाल ही में ये इशू काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में वेरियस चाइनीज एप्स को ब्लॉक कर दिया है, और अब जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के स्कैम के बाद से ये चीज क्लियर हो गई कि चाइना हमारे साथ हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा था। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब होता है कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर प्लस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या फिर साइबर वॉरफेयर। अब देखिए ट्रेडिशनल तौर पे तो चाइना भारत को वेरियस बॉर्डर्स पे चैलेंज कर रहा है, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर की बात करें तो बहुत ही बड़े लेवल पे भारतीयों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, और इसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही शामिल थे। यहाँ पे ये लोग लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट को स्टॉक कर रहे थे एंड दे वर मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी। सवाल बनता है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? तो देखिए आपकी जो भी एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे, उसमें आप कुछ न कुछ डेटा एज कैच या फिर कुकी अपने फोन्स में डाउनलोड करते रहते हैं। ये होता तो बहुत छोटा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट को पहली बार खोलते हैं तो उसमें नीचे लिखकर आता है कि दिस साइट एक्सेप्ट्स कुकीज। तो ये जितना भी डेटा होता है आपके इंटरनेट की एक्टिविटीज का, वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट का पार्ट होता है, और इसी डेटा को कलेक्ट करके जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो आपको वेरियस एडवर्टीजमेंट्स भेजती हैं ओवर द इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे चिंताजनक बात यह है सिर्फ सोशल मीडिया या फिर न्यूज सोर्सेज या फिर फोरम्स से ही आपका डेटा नहीं कलेक्ट किया जा रहा, बल्कि जो भी पेपर्स हैं, पेटेंट्स हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर भी आपका नाम ऑनलाइन आया है, उस डेटा को चाइना जेनहुआ के थ्रू कलेक्ट कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस मॉनिटरिंग में रिक्रूटमेंट पोजीशंस भी आती हैं। मतलब कि आपने कोई एग्जाम दिया और आपका नाम रिजल्ट्स की लिस्ट में प्रदर्शित किया गया, तो वो डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इस सारे डेटा को कलेक्ट करके किसी भी देश के पब्लिक सेंटिमेंट को एनालाइज और मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं वो चाइना के हिसाब से पॉजिटिव हैं, तो आपके द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा फैलाया जाएगा ताकि ऐसा लगे कि आपका व्यू ही मेन स्ट्रीम नैरेटिव है। तो इसलिए इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हमेशा सतर्क रहिए।